हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3। मैं ऑलरेडी इसको कह लें कि हाफ से ज़्यादा हल कर चुका था, वीडियो भी बन चुकी थी, बस कह लें कि उस दिन मेरे पास टाइम नहीं था तो ये हाफ में ही छूट गई और उसके बाद वो वीडियो भी मुझसे डिलीट हो चुकी है। चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। इससे प्रीवियस एक लेक्चर अपलोडेड है, ठीक है, वो इसकी थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में, यानी कि कैसे हम एक कह लें सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, वो अंडर डैम्ड कंडीशन में है, अनडैम्ड कंडीशन में है, क्रिटिकली डैम्ड है, या उसके बाद लास्ट कंडीशन होती है ओवर डैम्ड। वो तीनों की तीनों मैंने चीज़ें बताई थी आपको। जिन बच्चों ने अभी भी उनको नहीं समझा वो एक दफ़ा फिर से मेरी बात सुन लें। देखें, अनडैम्ड कैसी कंडीशन है, ये ऐसी है जैसे एक बिल्डिंग को बिल्डअप किया जा रहा है, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा है। अभी जब प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्टार्ट नहीं ना किया जाता, वो कंडीशन होती है अनडैम्ड। जब उस बिल्डिंग पे अभी काम स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं उस कंडीशन को अंडर डैम्ड, ठीक है जी। और एट द लास्ट जब हम बात करते हैं जी, कह लें लेट्स से कि जब हमारा कह लें सिस्टम अभी सेंटर वाली कंडीशन में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली करीब पहुंच चुका होता है मुकम्मल होने के, उस कंडीशन को कहा जाता है क्रिटिकली डैम्ड। जब हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं ओवर डैम्ड। अब इनकी वैल्यूज की बात करूं तो देखें, जब बात होती है ना, मैं सारा कुछ रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। अनडैम्ड कंडीशन में आपके पास बच्चों क्या होता है, अभी एस की वैल्यूज बिल्ड अप होना स्टार्ट होती है। देखें, एस की वैल्यूज उस केस में आपके पास सिर्फ इमेजिनरी आएंगे, यानी कि आयोटा वाली आएंगी, जिसे हम जे से प्रेजेंट करते हैं अपने इस किताब के अंदर, ठीक है, यानी कि इंजीनियरिंग में जे से ही प्रेजेंट करते हैं आयोटा को। उसके बाद जो दूसरा केस होता है अंडर डैम्ड, उसमें क्या होता है, देखो बच्चों अभी बिल्डअप स्टार्ट हुआ ना, मैंने बताया था ना अंडर डैम्ड से बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, बिल्डअप करना हमने। तो अंडर डैम्ड कंडीशन में हम क्या करेंगे, रियल नंबर भी उसमें ऐड आ जाएगा, यानी कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों चीजें आ जाएंगी, जिसको कंडीशन को कहा जाता है कम्प्लेक्स कंडीशन, ठीक है, यानी कि उसमें रूट्स हमारे कम्प्लेक्स जब होंगे तो वो अंडर डैम्ड कंडीशन होगी। और उसके बाद आता है बच्चों क्रिटिकली डैम्ड। क्रिटिकली डैम्ड कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास देखो कम्प्लेक्स नंबर और जो मतलब कि आपका रियल नंबर था, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस इस तरह से कम हो चुका होता है, यानी कि बिल्डिंग अप करने में, कि आपकी वो दोनों वैल्यूज सेम आ चुकी होती हैं, मतलब कि रियल रूट्स होंगे लेकिन उनकी वैल्यू सेम होगी, तो वो होती है क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। फिर ओवर डैम्ड में हम वो डिफरेंस भी खत्म करते हैं, यानी कि वो सेम पोजीशन भी चेंज करते हैं। लाइक आपके पास फिर रियल नंबर्स आ जाते हैं, वो माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ आयोटा वाला नंबर नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गया ना। तो चलिए ये बच्चों का आपका क्वेश्चन है, चलें स्टार्ट करते हैं। वो कह इनकी जो इक्वेशंस इस्तेमाल करूंगा ना इनको लिखने के लिए, वो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई गई हैं, वो आपने देख लेनी है। देखें, वो कह रहा था कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शंस, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ स्टेप रिस्पांस जी ऑफ एस इज इक्वल टू दिस फॉर्म। जी ऑफ एस यानी कि ट्रांसफर फंक्शन दिए गए हैं ना सारे, तो ये मुझे कितने हैं टोटल, 4 ट्रांसफर फंक्शन दिए गए हैं। और देखो बच्चों, उसने बोला था कि जनरल फॉर्म लिखो स्टेप रिस्पांस में, मतलब कि यूनिट स्टेप इनकी इनपुट है। वो जो मैंने आपको बताया था ना, जो हम रिस्पांस मींस जो हमें रिस्पांस मिलता है वो इनपुट की वजह से मिलता है। एक होता है नेचुरल रिस्पांस, एक होता है फोर्स्ड रिस्पांस। फोर्स्ड रिस्पांस हमेशा तब मिलेगा जब हम इनपुट देंगे, जैसे हम फैन को इनपुट देते हैं, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, हम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो फिर इन्वायरमेंट के खिलाफ चलना स्टार्ट करता है और हमें हवा देता है, ठीक है। लेकिन जब तक वो बगैर बिजली के कह लें हवाएं झूलती हैं तो वो घूमता है, तो वो सारा उसका नेचुरल रिस्पांस है, यानी कि नेचर उसके साथ जो करना चाह रहा कर रहा है। अब देखें, ए यूज मैंने सॉल्व करना स्टार्ट की, जैसा कि आप जानते हो बच्चों, ये देखें मैंने मेंशन भी किया कि जी ऑफ एस आपको पता है सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस के बराबर होता है, यानी कि आउटपुट और इनपुट के ट्रांसफर फंक्शन जो होता है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे पुट किया सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस, ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे पुट की। और जैसा कि उसने बताया कि स्टेप रिस्पांस यानी कि यूनिट स्टेप आपका रिस्पांस है, यानी कि इनपुट आपकी यूनिट स्टेप है, और आपको पता होना चाहिए यूनिट स्टेप को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखे तो 1/s के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि u ऑफ t का, ये देखें u ऑफ t का अगर हम लैप्लास लेते हैं ताकि ये टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, यार ये क्या चीज़ है, चलें अब ठीक है। तो क्या करते हैं जी, हम उसको लैप्लास लेने के बाद इस फॉर्म में लिखता है, क्योंकि उसका ये आंसर आता है 1/s। अब देखो ये जो 1/s आया, यहाँ पे लिखना था मुझे सी ऑफ एस की इक्वेशन बनानी है ना, ताकि मैं मतलब कि वो चेक कर सकूँ सिस्टम्स के रिस्पॉन्स कैसे हैं, ठीक है, उस फॉर्म में लिख सकूँ, क्योंकि इस फॉर्म में आपने आंसर लिखना है। ये देखें एक का आंसर आ चुका हुआ था, सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए प्लस, यानी कि सी ऑफ टी की फॉर्म में लिखना है। तो सी ऑफ एस की फॉर्म में सिर्फ, यानी इधर सिर्फ सी ऑफ एस होना चाहिए। मैंने बटे में देखें आर ऑफ एस था, आर ऑफ एस उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया।
गया। ये मैं फर्स्ट GFS की फॉर्म की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जब RFS आया, RFS आपको पता है रिस्पांस यूनिट रिस्पांस है, तो यूनिट रिस्पांस की जब वैल्यू पुट करूंगा 1/s होती है। तो देखो 1/s आया इनटू दिस वैल्यू, तो 1/s देखें ये बाहर पड़ा हुआ है और बाकी सारी वही वैल्यू है। ठीक है, ओके हो गया, समझ आ गई। अब आपको पता है जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि फर्स्ट टर्म a ओवर दिस रूट, उसके बाद bs, यानी कि यहाँ पे s की डिग्री 1 से ज्यादा है और ये कम्प्लेक्स रूट है, दैट्स वाई यहाँ पे bs प्लस c है। इनको लिखने का सारा तरीका हमने दूसरे चैप्टर में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखें ये तो फोर्स्ड रिस्पांस है। फोर्स्ड रिस्पांस को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, वो बस एक चीज है, उसको वैसे का वैसे ही रहने दो। ठीक है, ये नेचुरल रिस्पांस है क्योंकि ये सिस्टम उस वक्त परफॉर्म कर रहा है जब नेचर इस पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये फोर्सली हमने जब उसको यूनिट रिस्पांस दिया तो वो उस लिहाज से चलेगा, यानी कि हम कुछ भी उसको दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस, यानी कि हम जो मर्जी उसके साथ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द मेन कंडीशन। तो यार ये फाइल डाउनलोड नहीं हुई, चले मैं आपको मुकम्मल तो करूं। अब देखें ये मैंने इसका रूट ले लेना, ये जो नेचुरल रिस्पांस के नीचे ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है ना, इस इक्वेशन की जो हायर डिग्री होती है जो डिनोमिनेटर में हमेशा होगा वही बताएगा कि आपका सिस्टम कौन से ऑर्डर का। ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। देखो बच्चों इसकी डिग्री है स्क्वायर, यानी कि 2 डिग्री है इसकी, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, इस तरह से जानते हैं। अब देखें ये एस तो आपका था ना यार रिस्पांस, यानी इनपुट थी, इसको आपने बीच में यानी कि इंक्लूड नहीं करना ऑर्डर चेक करते हुए। अब देखें मैंने क्या किया, इस रूट को इज इक्वल टू 0 के बराबर रखा। अब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का तो फार्मूला पता होगा, अगर नहीं पता तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपको इतना पता है ये वाला फार्मूला मैथ में आपने पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बच्चों आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हो, s की वैल्यू आपने बस निकालनी है, s के रूट्स। ठीक है, तो मैंने इसको इस फार्मूले से किया क्योंकि ये ज्यादा ईजी रहता है, वो काफी लंबा चौड़ा हो जाता है। अब देखें यहां पे क्या किया मैंने, a का स्क्वायर यानी कि मेरे लिए a क्या है s, और उसके बाद 2ab बनाना था मुझे 12 का। तो देखो 2a तो मेरा s है। ठीक है, 2 इंटू s आ गया। अब ये सिर्फ 2s था, आगे मैं सोच रहा था किस नंबर से जरब दूं तो ये 12 बन जाए, यानी मुझे इसको 2s है तो इसको 6 से जरब दूं तो ये 12s बन जाता है ना। इसका मतलब मेरा दूसरा नंबर यानी कि b की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पे b है कोई नहीं, तो मैंने क्या किया, b प्लस भी कर दिया, b माइनस भी कर दिया, यानी कि 6 का स्क्वायर जमा भी कर दिया, 6 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया, जिससे मेरा ये फार्मूला मुकम्मल हो गया, a प्लस बी होल का स्क्वायर। देखें वही फार्मूला सेम टू सेम है, और -6 स्क्वायर इसमें चला गया। ठीक है, देखो क्या होगा, अब s प्लस 6 ये होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ था, ये अंडर रूट नहीं है पहले। ठीक है बच्चों मेरी बात सुन ली, अंडर रूट नहीं था। और ये जो -6 है ये आता था -36, -36 जब 400 में से माइनस हुआ तो ये 364 था, इधर प्लस 364 था, दूसरी तरफ जाके -364 हो गया। ठीक है, फिर हमने दोनों तरफ अंडर रूट बच्चों अप्लाई कर दिया। ठीक है, जरा मेरी बात सुनते रहिए। मैंने दोनों तरफ अंडर रूट जब अप्लाई किया तो अब मुझे मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत समझाना भी चाहिए साथ में। ये देखें जब मैं ये देखें ये उस साइड पे इसका साइन माइनस हो गया, आपको ये चीज पता होनी चाहिए अंडर रूट के साथ बच्चों प्लस माइनस भी होता है। अब इसके साथ सारे बच्चे पूछते हैं सर आप इसके साथ हमेशा प्लस माइनस क्यों नहीं लगाते। उसकी कंडीशन ये है क्योंकि जब इसका होल का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जो है पूरे अंडर रूट को ही खत्म कर देता है, अंडर रूट का कोई यहाँ पे कह लो रहते ही नहीं है, यहाँ पे तो अंडर रूट अप्लाई होता है ना। अब आपको ये पता होगी चीज कि अंडर रूट -1 इज इक्वल टू j, यानी कि आयोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आयोटा आया। ठीक है, आयोटा अंडर रूट -1 तो निकल गया, लेकिन अंडर रूट 364 रह गया। तो ये देखो मैं अंडर रूट जब लेता हूँ 364 का तो मेरे पास क्या आता है 2 अंडर रूट 91, 19.1 लिख सकते हो इसको, या 19.07 ही शायद मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये j साथ में क्यों है, क्योंकि ये आयोटा था, यहाँ पे सिर्फ था बच्चों देखो प्लस माइनस, ये यहाँ पे मैं ना लिख रहा हूँ यार, अब मैं ये स्टेप कर चुका हूँ वहाँ पे, उस वक्त बच्चों मेरे कह लेके जहन में नहीं है ना, मैंने आपको किस तरीके से ये याद रखने को कहा था, मैं न्यू तरीके से एक दफ़ा बता रहा हूँ। तो ये देखें ये फॉर्म आ गई। ठीक है, अब जब s के रूट्स कैसे आएंगे, देखो s प्लस 6 इस साइड पे था, इसमें से s यहीं पे रह गया, -6 उठ के उधर गया, तो देखो -6 जब उधर उठ के गया तो -6 प्लस -19.07 j ये फॉर्म आ गई। और आपको पता होना चाहिए, अब देखो इसमें रियल रूट भी मौजूद है, इमेजिनरी रूट भी मौजूद है, यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर आया। कम्प्लेक्स नंबर किस कंडीशन में होता है, अंडर डैम्प्ड कंडीशन में। तो ये देखिए मैंने साथ में मेंशन किया था एज द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स सो आवर सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड। ठीक है, यानी कि हमारा सिस्टम का जो रिस्पांस है वो अंडर डैम्प्ड है। ठीक है बच्चों, और अंडर डैम्प्ड को कैसे हम यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि C ऑफ t में प्रेजेंट कर सकते हैं। देखें एक तो बच्चों ये a कहाँ से आया, देखो असल में ना जो आपको मैंने लेक्चर दिया उसमें इस तरह से बताया गया कि a e की पावर, यानी कि ये असल में इस फॉर्म में होता है, ये जो s यानी कि जब आता है इस फॉर्म में, यार क्या नाम है इसका, अंडर डैम्प्ड की कंडीशन में, तो ये असल कंडीशन होती है, यानी कि माइनस और आगे सिग्मा d की वैल्यू लिखी होती है जो भी रियल नंबर होता है, प्लस माइनस j, यहाँ पे ओमेगा d की वैल्यू लिखी होती है जो j के साथ नंबर होता है। ठीक है, तो देखो इसको मतलब कि वो क्या कहते हैं अपने, क्या नाम है उनका,
मेथड हमें क्या कहता है कि इसको किस तरह से आप प्रेजेंट करोगे। तो अगर सिर्फ इसको प्रेजेंट करो ना, यानी कि अभी रिस्पांस को छोड़ दूं, ये जो फोर्स्ड रिस्पांस है, क्योंकि हमने फोर्स्ड रिस्पांस तो बच्चों CFT में लिखना था ना, डेट्स वाई वो लिखना पड़ा। अब देखो, जब मैं इसका इनवर्स लैप्लास लूंगा, इनवर्स लैप्लास, तो ये टाइम डोमेन में चला जाएगा, और इनवर्स लैप्लास 1/s का क्या आएगा, u आएगा। इतना पता ना आपको, 1/s का इनवर्स लैप्लास, यानी कि आगे हमने जब लैप्लास लिया तो u का 1/s आया। अगर मैं 1/s का क्या उल्टा करूं, यानी कि इनवर्स लैप्लास ले लूं, तो वो फिर से u बन जाएगा। और u की बच्चों मैग्नीट्यूड 1 होती है, डेट्स में उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता, ज्यादातर हम उसको 1 से ही डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ a आ गया, ठीक हो गया इनवर्स लैप्लास लेने पे। इसका इनवर्स लैप्लास लेना बच्चों आपको पता कितना मुश्किल होता था दूसरे चैप्टर के अंदर, बट इन दिस केस जब हमने रूट्स से पंगा लेना स्टार्ट किया तो ये बहुत ईजी हो गया, जैसे अभी आपको नजर आ रहा है। देखिए, इसका फार्मूला कुछ यूं होता है कि आपका जो कांस्टेंट आया, यानी कि आपका जो रियल नंबर है, अब यहाँ पे ये जो a होगा या b होगा ना, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि इनको थोड़ा बहुत सॉल्व करके वो आपको फाइंड आउट हो ही जाते होते हैं, टेंशन ना लें उसकी, ठीक है। उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बट ये चीज़ ज़रा गौर करें कि उन्होंने जनरल फॉर्म में कहा हुआ, डेट्स वाई हम ये चीज़ें नहीं मालूम कर रहे, ये जो a वगैरह यानी इनके जो कॉन्स्टेंट साथ में मल्टीप्लाई होते हैं। अब a तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं एक वेरिएबल, हमने बस एक कॉन्स्टेंट यहाँ पे मैंशन करना है। तो a के बाद b होता है ना, तो मैंने b मैंशन कर दिया a की जगह। देखो आगे ये फार्मूला है अंडर डैम्प्ड कंडीशन को लिखने का, e की पावर माइनस सिग्मा डी और साथ में cos ऑफ ओमेगा डी टी -5 लिखो या +5 लिखो, बात एक ही होती है। अब देखो मेरे पास वैल्यूज मौजूद थी, सिग्मा डी की जगह मेरे पास था 6, तो e की पावर माइनस सिग्मा डी, सिग्मा की जगह क्या है 6, तो यहाँ पे 6 पुट हुआ, ठीक है, 6t आ गया। आगे cos ऑफ ओमेगा डी की कितनी वैल्यू है 19.07, तो देखो 19.07 साथ में t आ गया। और मैंने बताया कि -5 भी लिख सकते हो, +5 भी लिख सकते हो, दैट डज नॉट मैटर इन द केस ऑफ जनरल फॉर्म, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब बी जूस मैं आपको ना स्टार्ट करवाने लगा हूं बच्चों। अब मैंने ना ये वाली इक्वेशन ऐसे करके नहीं लिखी, क्योंकि अब आप समझ गए कि इसी तरह से हर एक की आएगी, क्योंकि हर एक को यूनिट स्टेप रिस्पांस मिल रहा है, तो ये तो सबके लिए स्टेप सेम होगा। उसके बाद ये जो स्टेप करना था ये मैंने दूसरे के लिए किया। अब देखें बी जूस करने लगूँ, तो देखो बी जूस में बच्चों उन्होंने दिया हुआ है g(s) इज इक्वल टू 1900 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 90s प्लस 900। तो मैं इसका भी देखें, ये वाला रूट जो है ये हमारा नेचुरल रिस्पांस के यानी कि डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो आपको पता है इसी से हम चेक करेंगे सिस्टम की कंडीशन। तो डेट्स वाई मैंने ये जो देखें उठा के यहाँ पे रख लिया। अब ये मैंने देखें लिखा इस तरह से कि आपको समझ नहीं आ रही, देखें ये असल में मैंने यही लिखा हुआ है, देखें s स्क्वायर प्लस 90s, यानी कि मैंने डायरेक्ट सेकंड स्टेप से स्टार्ट किया हुआ है। देखें ये वाला स्टेप नहीं लिखा, डायरेक्ट इस स्टेप से स्टार्ट किया। देखो वही फार्मूला बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर का, यानी कि पहले s का स्क्वायर a की जगह s आ गया प्लस 2 इंटू s, यानी a आ गया 2a बन गया। b क्या होगा, क्योंकि ये 2s है हमारे पास यहाँ पे 90 बनता है, 2 को किससे ज़रब दूं तो 90 बन जाए 45 से, इसका मतलब सेकंड नंबर हमारा 45 था, ठीक है। तो डेट्स वाई मैंने आगे 45 b यानी कि b की वैल्यू 45 थी, डेट्स वाई मैंने 45 का स्क्वायर जमा भी कर दिया माइनस भी कर दिया, क्योंकि ये कंडीशन मैथ की जो है इसी तरह से स्टेबल रहती है, जो आप बीच में ऐड करो वही माइनस करो तो कंडीशन को कुछ नहीं होता, यानी कि आपकी इक्वेशन स्टेबल होती है। अब देखें 900 अपनी जगह पे एज इट एज है। ये बच्चों देखो ये पूरा फार्मूला बन गया प्लस 45 होल का स्क्वायर, देखें ये आ गया। और फिर दूसरी तरफ ये मैंने क्या किया, 900 में से -45 का स्क्वायर जब माइनस किया तो मेरे पास आता था बच्चों, देखें मैं आपको ये दिखाने लगा हूं, देखें 45 का स्क्वायर होता कितना, देखें 2025 होता है, ठीक है। 2025 बनता है, तो देखो 900 माइनस 2025, क्योंकि ये माइनस में है ना अपना 45 का स्क्वायर, तो देखो ये आता था -1125, ये 1125 जो माइनस में था दूसरी जानिब जाके प्लस 1125 हुआ। तो फिर मैंने दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दिया, और अंडर रूट मैंने आपको बोला था स्क्वायर रूट क्या होता है, साथ में प्लस माइनस लेके आता, अगर पूरा कैंसिल हो जाए स्क्वायर की वजह से तो वो तो खत्म हो जाता, साइन रहते ही नहीं है। लेकिन इस साइड पे क्या देखो ये तो कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ s प्लस 45 रह गया। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ मैं अब अंडर रूट लेके चेक करता हूँ 1125 का 25, तो ये बच्चों आता है हमारे पास 33.54, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखें यहाँ पे अगर ज़रा यानी इनकी वैल्यूज़ निकालें s के रूट्स की, तो देखें असल में क्या आ रहा है, एक तरफ ये आ रहा है, देखो इस तरह से वैल्यूज़ निकालते हैं। एक आप s1 रख लो, ठीक है बच्चों, यानी कि एक दफ़ा आप क्या करो s1 और इसको एक दफ़ा प्लस में ले लो, इस तरफ प्लस 45 था बच्चों, देखो एक तो पहले इसकी इक्वेशन इस तरह से सीधी कर लेंगे ना, s इज इक्वल टू -45 प्लस माइनस 33.54। अब ये दो रूट्स है इसके निकलने वाले हैं, देखें जरा चेक करें। पहले नंबर पे आ रहा है s1 इज इक्वल टू, एक दफ़ा ये प्लस में ले लिया जाएगा साइन, एक दफ़ा माइनस में, प्लस 33.54, ठीक है। और दूसरे नंबर पे फिर इसको माइनस में ले लिया जाएगा, यानी कि दोनों साइंस के साथ। तो देखो यार मैं चाहूँ तो इसको भी हल करूँगा, ठीक है, मसला नहीं है मुझे, और करना भी चाहिए, चलें आपके लिए कर देते हैं, मसला इतना को नहीं है।
रुके एक मिनट, ये भी आ जाता है, ये सॉरी 5 4 है, मैंने 4 5 लिख दिया, लेकिन मैं कैलकुलेशन में वही इस्तेमाल करूँगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 5 4 33.54। तो ये बच्चों आंसर आ रहा है, देखें -11.46। और दूसरे की बात करता हूँ तो वो शायद आगे जाएगा 99 तक तकरीबन, नहीं 78 तक गया, -78.54। अब ज़रा बच्चों गौर कीजिएगा, इनके रूट्स जो हैं उनमें सिर्फ रियल नंबर है, चाहे वो माइनस में, डज नॉट मैटर, ठीक है, वो माइनस में या प्लस में, लेकिन रियल नंबर है, इमेजिनरी खत्म हो चुका है टोटली तौर पे। तो ये सिस्टम कौन सी कंडीशन पे पहुंच चुका है, ये सारे कंडीशंस को पार कर गया हुआ है, ओवर डैम्ड कंडीशन। तो डैट इज ओवर डैम्ड। और ओवर डैम्ड में हम कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए, मुझे याद आ ही गया, मैं भूल गया हुआ था कसम से यार, मैं झूठ नहीं बोलता बच्चों के सामने, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, मैं भूल चुका था कि इसको कैसे प्रेजेंट करना था। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुझे याद आ गया। बच्चों देखो ये जो वैल्यू है ना आपके, ये सिग्मा 1 की है, उसी तरह से जैसे वहाँ पे सिग्मास थे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ये सिग्मा 1 है आपका, ये सिग्मा 2 है, साथ में माइनस साइन वैसे ही लगा हुआ है ना, ये सिर्फ इस वैल्यू की बात करो इनटू इसकी, ठीक है, माइनस साथ में मौजूद है, यानी इस तरह से कह लो ये माइनस सिग्मा की वैल्यू, अगर पूरे की बात करो ये माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू है। और इसको लिखा कैसे जाता है जरा गौर से देखिएगा, इसको इस तरह से लिखा जाता है बच्चों, पहले मैं आप क्या कहते हैं, पहले मैं उस फॉर्म में बता दूं जैसे उसका बताया था, ये मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है। इन द केस ऑफ ओवर डैम्ड बच्चों आपका ये होता है, देखो आप ये इस तरह से लिखते हो k1 e की पावर माइनस सिग्मा 1t प्लस k2 ई की पावर माइनस सिग्मा 2t, ठीक है, ये चीज़ होती है। बट यहाँ पे हमने k1 और k2 को इस्तेमाल नहीं करना, a b c इस तरह से चलते हैं। आप देखो मैंने जैसे वहाँ पे बताया a एक जो पहला a आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा अपने रिस्पांस की वजह से, जो यूनिट रिस्पांस है, तो वो तो हमने बीच में लिख दिया। आगे अब आगे जो दो आपने यानी कांस्टेंट इस्तेमाल करना है वो इस फॉर्म को लिखने के लिए करना है, क्योंकि आपने रूट्स निकाले हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, b e की पावर माइनस सिग्मा 1d, माइनस सिग्मा 1 की क्या वैल्यू है, माइनस, ये सॉरी बच्चों टी भी, हाँ सही है सही है, सॉरी क्या करना, लिखा हुआ ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ये। उसके बाद प्लस k2 की जगह हम c इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, e की पावर माइनस सिग्मा 2 की कितनी वैल्यू है, -78.4, साथ में t। ओके है बच्चों, डन है ना, समझ आ गई है ना। तो ये आपका ओवर डैम्प्ड कंडीशन होगा। अब सी वीडियो यार थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कह लो यहाँ पे आपका ये सिस्टम डन हो जाएगा, यानी कि ये रूट्स कैसे सेकंड ऑर्डर होते हैं, ये क्या चक्कर होता है, ये आपका चैप्टर का कह लें हैवी पार्ट है ये इस टॉपिक के बारे में। अब ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी आप जानते हैं फर्स्ट तो वही होगा ए, लेकिन बाकी के रूट्स कैसे निकाले जाएंगे, इसकी मदद से कंडीशन चेक करके सिस्टम किस फॉर्म में है। तो ये 30s लिखा हुआ। अब देखो बच्चों यार वो आपके सामने ही है ऊपर, तो पहले मैं वही फॉर्म बनाता हूँ, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट। पहले a का स्क्वायर यानी कि s का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू a हमारे पास क्या है s। अब 2s को मैं किस नंबर से ज़रब दूँ तो ये 30 बन जाए, 15 से ज़रब दें तो 30 बनता है, यानी कि b की वैल्यू 15 है, जिसे हमें ऐड भी कर लेना चाहिए और माइनस भी कर लेना चाहिए, 15 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि b स्क्वायर होता है ना फार्मूले में, डेट्स वाई मैं b का स्क्वायर ऐड भी करता होता हूँ, 20 का स्क्वायर माइनस करके अपनी कंडीशन स्टेबल कर लेता हूँ। आगे था 225 और इसको इज इक्वल टू 0 पुट करना, आपको पता ही है, ऐसे आप रूट्स फाइंड आउट करते हैं। अब ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, पहला तो आपके पास ये आ गया ना बच्चों, देखो s प्लस 15 होल का स्क्वायर, ये तो आपके पास आ गया। दूसरा चेक करें, देखें मेरे शक से जो 15 का स्क्वायर है वो 225 ही होता है। देखो बच्चों ये तो पूरा 225 हो गया, देखो ये 225 है, ये माइनस 225 है, ये प्लस 225 है, ये तो टोटली कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब जब हम अंडर रूट लेंगे तो आपके पास क्या होगा जी, यहाँ पे यार ज़रा बच्चे रुक जाएं। तो देखो बच्चों इस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है जी, मैं ना असल में मैं कंफ्यूज हो गया था, काफ़ी देर बाद ये कर रहा हूँ। अंडर रूट ही लोगे आप दोनों साइड पे, यहाँ पे 0 के साथ प्लस माइनस तो लगेगा, ठीक है, मेरी बात समझ लीजिएगा, ऐसे प्लस माइनस तो आएगा, क्योंकि 0 का अंडर रूट 0 ही आना, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन प्लस माइनस बाहर होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो इसकी वजह से ये होगा बच्चों, एक दफ़ा तो s1 की वैल्यू ये तो कट गया ना, देखो आपके पास आने वाला है s प्लस 15 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0, इतना तो आप समझ गए ना। तो प्लस माइनस 0, देखो बच्चों एक दफ़ा प्लस 0 पुट करो, एक दफ़ा माइनस 0 पुट करो, बात तो एक ही है, क्योंकि 0 के साथ साइन हो या ना हो इससे इट डज नॉट मैटर, यानी कि ये मैटर नहीं करता। तो देखो क्या होगा, एक दफ़ा ये होगा कि 0 में यानी कि प्लस 0 में जाके माइनस 15 ऐसे लिख दिया जाएगा, और दूसरी दफ़ा क्या होगा, माइनस 0 यानी कि साइन के साथ होगा माइनस 0, यानी कि एक दफ़ा प्लस में 0 एक दफ़ा माइनस में 0, लेकिन 15 फिर भी जाके -15 ही होगा उधर जाके। तो देखो दोनों केसेस में आपके पास -15 ही आना है, क्योंकि 0 डज नॉट इफेक्ट इट। तो दैट्स वाई ये कौन सी कंडीशन है, देखिए रूट्स आर इक्वल
ठीक है, रूट्स यहाँ पे इक्वल हैं और रियल हैं, यानी कि आपकी वो कंडीशन मैंने आपको बताया था ओवर डैम्प्ड से पहले जो कंडीशन होती है उसमें ऐसा होता है, यानी आपके पॉइंट्स बिल्कुल एट अ सेम पॉइंट पहुंच चुके होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन। तो ये आपने लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये यार काफ़ी लंबा नाम मुझे लगता है, अजीब लगता है यार, काफ़ी क्या लें लिखने में दिमाग खराब होता है। ये क्रिटिकल डैम्प मेंशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना, यानी कि एज द रूट्स आर रियल एंड इक्वल सो द सिस्टम विल रिस्पॉन्स एज क्रिटिकल डैम्प। ठीक है, द रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम लिख लो या द सिस्टम रिस्पॉन्स इज क्रिटिकल डैम्प्ड ऐसे लिख लो। तो इस कंडीशन में आप कैसे इसको प्रेजेंट करते हो मैंने आपको बताना था, यहाँ पे लेक्चर पहले मैंने दिया हुआ, लेकिन यहीं पे फिर से रिपीट करता हूँ। उसके इसमें बच्चों देखो, यहाँ पे ये आपके पास है सिग्मा 1 की वैल्यू, ये भी सिग्मा 1 की ही वैल्यू, यानी कि सेम वैल्यू है आपके पास सिग्मा 1। तो इसमें इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, देखिए सेम टू सेम ओवर डैम्प्ड का ही तरीका होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। K1 e की पावर एक दफा बच्चों ऐसे आ जाएगा, यानी कि ये माइनस सिग्मा, ऐसे माइनस सिग्मा, सॉरी हर दफा मैं सिर्फ सिग्मा में इसको प्रेजेंट कर रहा हूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ना ये चीज बेटर करता हूं हर दफा। तो ये देखो एक दफा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू रिपीट हो रही है, तो दूसरी दफा इसको कैसे लिखेंगे? अब दूसरी दफा मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता बच्चों, थोड़ी सी जगह छोड़ के ना मैं ये ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे बीच में कुछ ऐड करना है जो आपको समझाना है। माइनस सिग्मा 1t, अब ये 2 दफा तो लिखना ही लिखना है, इतना तो आप समझते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखें ये दोनों वैल्यूज अगर सेम होगी तो ये तो साथ में 2 लिखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जमा हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता बच्चों, देखो ये ऐसे है, क्योंकि देखो वैल्यूज तो हमें सिस्टम ने सेम दिया, मेरी बात सुन लीजिएगा, वैल्यू तो हमें सिस्टम सेम दे रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, यानी कि कुछ टाइम गुजरने के बाद, और जब टाइम गुजरता है तो वो सिस्टम को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करके जाता है, यानी वैल्यू में कुछ ना कुछ फर्क आएगा। आई समझ में बात? तो दैट्स वाई कि जब वैल्यू आपकी सेम आए ना सिस्टम के रिस्पॉन्स में और कंडीशन क्रिटिकली डैम्प्ड हो, तो उस केस में आप फर्स्ट में एज इट एज वैल्यू लिखते हो, यानी कि उसी फॉर्म में जैसे पहले लिखते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको टी से मल्टीप्लाई करवा देना होता है आपके नंबर्स को, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू 3 दफा रिपीट कर दी तो आगे पता आप क्या करते हैं, ये ऐसे ही लिखते हैं, यानी कि K3 e की पावर माइनस सिग्मा 1t, ठीक है, लेकिन साथ में t का स्क्वायर आ जाता है, यानी कि t की वैल्यू बढ़ती जाएगी, t की पावर। तो देखें फिर कैसे आ जाएगा हमारे पास C ऑफ t, यानी कि सिस्टम का रिस्पांस। पहले तो वो बच्चों आपको पता है यूनिट रिस्पांस की वजह से आपको जो मतलब स्टेप रिस्पांस जो है, यूनिट स्टेप रिस्पांस, उसकी वजह से एक कांस्टेंट तो एज इट एज मिलेगा। इन दोनों को b से और c से प्रेजेंट कर देंगे, और e की पावर क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा 1 की जगह माइनस 15t, और फिर आ जाएगा c साथ में t, e की पावर माइनस 15t। तो ये आपका डन हो गया। देखिए कितना इजी है यार, बस कंसेप्ट अपने जहन में लाना है आपने। तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस वक्त मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है जिससे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ अपने आंसर, ठीक है, क्योंकि स्किल असेसमेंट तो आपको पता है जवाब तो होते नहीं है इनके हमारे पास, तो फिर हमें वेरीफाई करना पड़ता है साथ साथ कि कोई गलती ना रह जाए, फिर बच्चे पता है कमेंट सेक्शन में आप शुरू हो जाते हैं। तो ये देखो यार चौथे की बात करते हैं, दफा करो जो भी है। जी ऑफ एस है 625 ओवर एस स्क्वायर प्लस 625। इसमें भी आपको पता है जब सी ऑफ एस की इक्वेशन बनाएंगे क्या आएगी, सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस, यानी कि यहाँ पर रिस्पॉन्स मल्टीप्लाई होगा जो कि यूनिट स्टेप है 1 ओवर एस यहाँ पे यानी बटे में आ जाएगा, जिसकी वजह से ए जनरेट होना जैसे यहाँ पे हुआ फोर्स्ड रिस्पॉन्स की वजह से, वो तो अलग बात है। लेकिन पहले तो हम सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक करेंगे। ये सेकंड ऑर्डर है ना, क्योंकि देखें इसकी हायर डिग्री डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, कभी ये ऊपर यानी कि डिनोमिनेटर से आपने नहीं चेक करना सिस्टम का यानी कि क्या ऑर्डर है, ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर से चेक होता है। तो एस स्क्वायर प्लस 625 इज इक्वल टू 0 आप पुट करोगे। देखो एस स्क्वायर प्लस 625 इज इक्वल टू 0, साथ में यार डी तो मेंशन करना चाहिए। अब देखें यहाँ पे असल में हम डायरेक्ट ही करने वाले हैं। देखें एस स्क्वायर इधर ही रह गया, माइनस 625 उधर चला गया, क्योंकि इसमें आपको सेंट्रल फॉर्म नजर नहीं आ रही, डायरेक्ट यानी कि काम हो रहा है सीधा सीधा। ये मुझे अनडैम्प्ड कंडीशन लग रही है, बट हम चेक करेंगे फिर भी। देखें दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, क्योंकि बच्चों मुझे ना यहाँ पे सिंपल देखो ये इधर आके माइनस होगा ना, जब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ मुझे जे जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, और रियल नंबर का तो नामो निशान ही कोई नहीं है। 625 का अंडर रूट चेक करते हैं कितना होता है बच्चों। 625 का अंडर रूट होता है 25, ठीक है। तो देखो 625 का अंडर रूट तो 25 निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे ये तो कट गया, बट ये जो बाहर प्लस माइनस है ये भी आ जाएगा। देखो प्लस माइनस साथ में ऐसे 25 आया, ठीक है, और अंडर रूट -1 अभी अंदर ही है, यानी कि हमने अंडर रूट -1 का नहीं काम सेट किया, वो आपको पता है किसके बराबर होता है, जे के। तो देखो ये सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर है, यानी कि दो वैल्यूज है, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन इमेजिनरी नंबर है ना। तो इस केस में मैंने आपको बताया था जब ये इस तरह का केस आ जाए तो आपके पास कौन सी कंडीशन होती है। मैंने आपको बोला था जब अभी काम स्टार्ट होता है यानी अनडैम्प्ड कंडीशन होती है, अंडर डैम्प्ड नहीं, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उससे पहले जब अभी मशीनरी स्टार्ट होती है, काम करना भी शुरू करने ही वाली होती है, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट,
तो कह लो टाइम जीरो पे हो, अभी काम शुरू होने वाला ही हो, तो उस पॉइंट को हम अनडैम्प्ड कंडीशन समझते हैं। तो दैट्स वाई ये वही कंडीशन है, यहाँ पे आपने लिखना है कि द रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है बच्चों, आपने ये लिखना है द रूट्स आर इमेजिनरी सो द सिस्टम रिस्पॉन्स इज अनडैम्प्ड। ठीक है, ये आप मेंशन कर दें ऐसे साथ में अनडैम्प्ड है, ये आपने लिखना है इक्वेशन। और उसके बाद आपको पता है इसको मेंशन कैसे करना है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये इसका तरीका एक कार्य बच्चों अंडर डैम्प्ड से मिलता जुलता है। देखो इसमें बच्चों सिग्मा की वैल्यू जीरो है, ठीक है, सिग्मा डी की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, और ओमेगा डी की कितनी वैल्यू है 25। ठीक है, ये तो आपको साफ साफ नजर आ रहा ना। तो देखो यही चीज आपने यहां से समझनी है। ये देखें, ये आप ये ऐसी इक्वेशन पहले लिख सकते हो अंडर डैम्प, लिख चुके हो अंडर डैम्प के लिए। इसमें बस आप सिग्मा डी की जगह जीरो रखो और ओमेगा डी की जगह क्या रख दो 25 रख दो, आपकी इक्वेशन सेम टू सेम वही आ जाएगी जो आपको चाहिए थी। देखो ओमेगा डी की जगह हमारे पास 25 है, सिग्मा डी की जगह जीरो, जब यहाँ पे पुट करते हैं तो ई की पावर 0 1 होती है, ई तो खत्म हो गया बीच में से, तो ए काज ऑफ, ये बच्चों वैसे आपने याद करना होता है लेकिन मैंने ये ट्रिक बताई हुई है, यानी आपको लॉजिक के थ्रू याद हो। तो ए काज ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाइव, माइनस फाइव होता है, प्लस फाइव लिखो, ये जनरल फॉर्म है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका क्या आएगा बच्चों सी एफ टी, पहले नंबर पे तो आपको पता है ए आ जाएगा कांस्टेंट यूनिट रिस्पांस की वजह से। अब ए हम रिपीट तो कर नहीं सकते, या तो आप इसको ए वन लिख सकते हो या बी यानी कि दूसरा कोई कांस्टेंट लिखो, बी काज ऑफ क्या आ जाएगा ओमेगा डी की कितनी वैल्यू है हमारे पास 25, तो ये आ गया 25 टी साथ में प्लस 5। योर क्वेश्चन विल बी डन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जिन बच्चों को काफ़ी हद तक समझ आई है यार, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाइएगा आपको हमारा लेक्चर ये कैसा लगा, क्योंकि इतना मेरे ख्याल में अभी तक आपको किसी उस्ताद से रिस्पांस नहीं मिला होगा। तो अगर तो आपको ये बेटर लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यार उनको भी यानी कि हेल्प मिलनी चाहिए, आप उनके दोस्त हैं तो उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो काफ़ी बेटर हो गया हमारा काम। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।